नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। लेकिन सबसे पहले बात हैदराबाद की। शहर हैदराबाद को क्लीन एंड ग्रीन बनाने की हुकूमत की जानिब से कई दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल जानकर आपको हैरत होगी, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से शहर में सफाई कर्मचारियों की तादाद काफ़ी कम है। ग्रेटर हैदराबाद की आबादी करीब 1 करोड़ है, जबकि शहर को साफ सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों की तादाद 25,000 ही है, यानी कि 500 शहरियों के लिए एक सफाई कर्मचारी है। इतनी कम तादाद के साथ शहर क्लीन कैसे रहेगा और शहर को क्लीन एंड ग्रीन सिटी कैसे बनाया जाएगा? इस सूरत हाल में ओहदेदारों का दावा है कि शहर के लिए स्वच्छता में बेस्ट रैंक हासिल किया जाएगा, लेकिन मैन पावर बढ़ाने पर तवज्जो नहीं दी जाती है। सफाई कर्मचारियों की मुनासिब तादाद ना होने की वजह से शहर के पॉश इलाकों को छोड़कर जगह जगह कचरे के अंबार नजर आते हैं। बावजूद इसके GHMC की जानिब से सफाई कर्मचारियों की तादाद में इजाफे पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। जिस वक्त हैदराबाद बल्दिया GHMC में तब्दील नहीं हुआ था और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन था, उस वक्त करीब 50 लाख की आबादी के लिए सड़कों और गलियों की साफ सफाई के लिए 25,000 मुस्तकिल और 7,000 आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी थे। अब जबकि आबादी 1 करोड़ से तजावुज कर गई है, लेकिन उनकी तादाद में इजाफा नहीं किया गया, जो बात से हैरत है। हालांकि मौजूदा ज़रूरतों के लिहाज से सफाई कर्मचारियों की तादाद जहां कम है, वहीं उनमें भी तखफीफ की इतलात है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि शहर के इलाके बड़े हैं और कम तादाद की वजह से सफाई के काम के लिए वक्त काफ़ी नहीं हो रहा है। सुबह की अवलीन सातों में मेन रोड्स और उसके बाद उनसे कॉलोनियों में साफ सफाई का काम लिया जा रहा है। इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि 10 आदमी का काम एक सफाई कर्मचारी से लिया जा रहा है, जिसकी वजह से उन पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इतने काम के बाद भी अगर कॉलोनियों में साफ सफाई का काम नहीं किया जाता तो उन्हें ओहदेदारों की बरहमी का सामना करना पड़ता है। शहर में 250 स्वच्छ ऑटोज़ हैं, लेकिन उनमें से इस वक्त सिर्फ 500 ही, माफ कीजिएगा 2,500 स्वच्छ ऑटोज़ हैं, लेकिन उनमें से इस वक्त सिर्फ 500 ही कारकर्द हैं। मजीद ऑटोज़ के लिए इस्तिफादा कुरिंदगान का इंतखाब किया गया, बावजूद इसके अभी तक उन्हें ऑटोज़ नहीं दिए गए। बताया जा रहा है कि साफ सफाई के मामले में कॉरपोरेशन की जानिब से VIP इलाकों को तरजीह दी जाती है। सियासतदानों, बड़े ऑफिसर्स के मकानात के करीब और ऐसे इलाकों पर तवज्जो दी जाती है जहां बड़े बड़े दफातर हैं। उससे हटकर दीगर इलाकों में साफ सफाई के काम पर तवज्जो नहीं दी जाती। GHMC से शिकायती सेल पर सबसे ज्यादा शिकायतें साफ सफाई के मसले पर ही की जाती हैं। पिछले 2 माह से करीब 8,000 शिकायतें सैनिटेशन से मुतालिक उसूल होने की इतलात हैं। ऐप, वेबसाइट पर फोटो के साथ कंप्लेंट की जा रही है। हालांकि पहले से तकाबुल किया जाए तो कचरे की साफ सफाई के लिए खर्च की रकम में काफी हद तक इजाफा किया गया है। साल 2016 तक हर साल 160 करोड़ रुपए की रकम खर्च करते हुए कचरा मुंतकिल किया जा रहा था, जिसके बाद यह काम एजेंसीज के हवाले किया गया और खर्च की रकम बढ़कर 660 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, लेकिन साफ सफाई का इंतजाम माकूल नहीं है। शहरियों की जानिब से शिकायत की जा रही है कि खास तौर पर गलियों में रोजाना साफ सफाई का काम नहीं किया जा रहा है। आबादी के लिहाज से मुलाजिमीन की तादाद नहीं होगी तो फिर शहर कैसे साफ रह पाएगा? मुल्क के दीगर शहरों में जहां सफाई कर्मचारियों की तादाद लाखों में है, वहीं ग्रेटर हैदराबाद में ये तादाद सिर्फ 25,000 ही है। कहा जा रहा है कि 1 करोड़ 20 लाख की आबादी के लिए करीब 2 लाख सफाई कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन यहां सफाई कर्मचारियों की तादाद काफ़ी कम है, जिसकी वजह से जहां उन पर काम का बोझ बढ़ गया है, वहीं शहरियों को भी कचरे की साफ सफाई के लिए परेशान कुन सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। GHMC को इस बात पर गौर करना चाहिए कि कचरे की अदम सफाई से बीमारियों के पैदा होने का खदशा लाहक है। ज़रूरत इस बात की है कि सिर्फ शहर को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के ज़बानी दावे करने के बजाय सफाई कर्मचारियों की तादाद में इजाफा किया जाए, क्योंकि अमली इक़दामात के बगैर शहर को पाक साफ बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि वोकल फॉर लोकल के तहत मकामी मसनूआत को फ़रोग़ देना बाबा कौम महात्मा गांधी और आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर देने वाले मुजाहिदीन आज़ादी के लिए बेहतरीन खिराज तहसीन होगा।
मोदी ने यह बात जुमे को मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मनाई जाने वाली मुख्तलिफ तकरीबात के इफ्तिताह से कबल एक ट्विटर पैगाम में कही। उन्होंने कहा कि आज का अमृत महोत्सव प्रोग्राम साबरमती आश्रम से शुरू होगा, जहां से दंडी यात्रा का आगाज हुआ था। इस यात्रा ने हिंदुस्तानी अवाम में फ़ख्र और खुद इन्हिसारी के जज्बात को हम आहंग करने में अहम किरदार अदा किया। मकामी मसनूआत को फ़रोग़ देना बाबाए कौम और मुजाहिदीन आज़ादी को एक हकीकी खिराज तहसीन होगा। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. देश भर में ऐसे कितने ही स्थान पर आज एक साथ इस अमृत महोत्सव का श्री गणेश हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आजादी के असंख्य संघर्ष, असंख्य बलिदानों का और असंख्य तपस्याओं की ऊर्जा पूरे भारत में एक साथ पुनर्जागृत हो रही है। मैं इस पुण्य अवसर पर बापू के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं देश के स्वाधीनता संग्राम में अपने आप को आहूत करने वाले, देश को नेतृत्व देने वाली सभी महान विभूतियों के चरणों में आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका कोटि कोटि वंदन करता हूं। मैं उन सभी वीर जवानों को भी नमन करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद भी राष्ट्र रक्षा की परंपरा को जीवित रखा, देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए, शहीद हो गए। जिन पुण्य आत्माओं ने आजाद भारत के पुनर्निर्माण में प्रगति की एक एक ईंट रखी, 75 वर्ष में देश को यहां तक लाए, मैं उन सभी के चरणों में भी अपना प्रणाम करता हूं। साथियों, जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं जहां करोड़ों करोड़ लोगों ने मुल्क को माशी तौर पर खुशहाल और ताकतवर बनाने पर जोर देते हुए नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा कि गुर्बत, नाखवानदगी, बदउनवानी, माशराती और सनफी इम्तियाज जैसे समाजी बुराइयों से निजात दिलाने की कोशिश की जानी चाहिए, जो अजीम मुजाहिदीन आज़ादी को सच्ची खिराज अकीदत होगी। नायडू ने जुमे के रोज दांडी यात्रा की 91वीं सालगिरह के मौके पर समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक पर लिखे एक मजमून में कहा कि 12 मार्च 1930 का दिन हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में एक संग मील की हैसियत रखता है, जब तहरीक ने नई करवट ली। उसी दिन गांधी जी ने अपनी तारीखी दंडी यात्रा के साथ सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज किया। नायब सदर ने कहा कि 91 बरसों बाद आज मुल्क अपने शहरियों की हमाजहत तरक्की के लिए एतमाद के साथ आगे कदम बढ़ा रहा है और अपनी आज़ादी के 75वें साल में दाखिल हो रहा है, तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाने के लिए 75 हफ्तों तक चलने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव का आगाज किया। ये जश्न साबरमती के दांडी के 25 रोज़ा यात्रा के साथ शुरू हुआ। वेस्ट बंगाल की सबसे डिस्कशन में आने वाली सीट नंदीग्राम से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने
आज दोपहर 12:50 पर पर्चा भर दिया। नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने टीएमसी को एक प्राइवेट कंपनी बताया। ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जुबानी हमला करते हुए शुभेंदु ने कहा कि टीएमसी में सिर्फ दीदी और भतीजे को बोलने का हक है। सीएम ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले 10 मार्च को नंदीग्राम से नॉमिनेशन दाखिल किया था। टीएमसी अब 14 मार्च को अपना मैनिफेस्टो जारी करेगा। पहले पार्टी 11 मार्च को मैनिफेस्टो जारी करने वाली थी, लेकिन ममता बनर्जी के जख्मी होने के बाद इसे टाल दिया गया। शुभेंदु ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता मुकाबले से बाहर हैं, बंगाल इंतखाबात बीजेपी जीत रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि जनता बीजेपी के साथ है, बंगाल की जनता असली तरक्की चाहती है, इसलिए वो बीजेपी को जिताएगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने 2019 के लोकसभा इंतखाबात में 18 सीटें जीती थी और इस बार भी बीजेपी को यकीन है कि वो असेंबली इंतखाबात में वहां से कामयाब होगी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में 13 और 14 मार्च को 11 अजला के 155 ब्लॉक से दूर का 2 रोजा तरबियती कैंप मुनक्किद किया। इस कैंप में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी और पार्टी कारकुनों व लीडरान को कामयाबी का मंत्र बताएंगे। इस कैंप में यूपी कांग्रेस सरबराह अजय कुमार लल्लू भी हिस्सा लेंगे। अजय कुमार ने कहा कि तंजीमी सतह पर पार्टी को मजबूत करने की एक कोशिश है। कांग्रेस 2022 असेंबली इंतखाबात से पहले दही इलाकों के लोगों से जुड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म आंजहानी राजीव गांधी भी ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने में यकीन करते थे। इस दरमियान रियासती कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी विश्व विजय सिंह ने कहा कि मीटिंग में वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और बस्ती जिलों के सरबराहान शामिल होंगे। इस कैंप के दौरान सभी ब्लॉक सुदूर मौजूद रहेंगे और साथ ही नजरियाती सतह पर कांग्रेस लीडरों को मजबूत बनाने के साथ साथ कांग्रेस की तारीख, कौम की तामीर में पार्टी का किरदार, पार्टी से सभी वज़ीर आज़म के काम पर भी तबादला ख्याल होगा। समाजवादी पार्टी के सरबराह और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त जमकर हंगामा हुआ जब वो सहाफ़ियों को समाजवादी पार्टी की मुजव्वज़ा साइकिल रैली के बारे में बता रहे थे। एक एजेंसी की न्यूज़ के मुताबिक रामपुर से 12 मार्च को शुरू होने वाली समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली के बारे में इत्तला देने मुरादाबाद आए पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुमेरात को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब साबिक वज़ीर आला की सिक्योरिटी में तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने कुछ सहाफ़ियों के साथ हाथापाई की, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि एसपी कारकुनों के जरिए यह हंगामा किया गया। एक खबर के मुताबिक जब हंगामा शुरू हुआ जिसमें एक सहाफ़ी ज़मीन पर भी गिर गया, उस वक्त अखिलेश यादव खामोश रहे और वो महज देखते रहे, लेकिन उन्होंने अमन बनाए रखने की अपील की। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब अखिलेश यादव से सहाफ़ियों ने तीखे सवाल पूछने शुरू कर दिए, जिस पर एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ सवाल बीजेपी से भी पूछ लो या बीजेपी के ही सवाल पूछते रहोगे। अभी तो सर अभी आपकी सुविधा नहीं आई तब मारा
इंतखाबात में इस्लाहात के लिए जुस्तजू करने वाली तंजीम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल के दौरान यानी साल 2016 से साल 2020 के दौरान जिन अरकान असम्बली ने अपनी सियासी वफादारियां तब्दील की हैं, उनमें से 44% ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वाज़ेह रहे कि रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कांग्रेस के 170 अरकान असम्बली कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं, जबकि इसके बरखिलाफ बीजेपी के सिर्फ 18 अरकान असम्बली ने सियासी वफादारी तब्दील की है। वाज़ेह रहे कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल के दौरान सियासी वफादारी बदलकर इंतखाबी मैदान में उतरने वाले 405 अरकान असम्बली में 182 बीजेपी में शामिल हुए, 28 एमएलएस कांग्रेस में शामिल हुए और 25 अरकान असम्बली तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस में शामिल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 के आम इंतखाबात के दौरान 5 लोकसभा के अरकान ने बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। 2016 से 2020 के दौरान कांग्रेस के 7 राज्यसभा अरकान ने कांग्रेस छोड़कर दूसरी सियासी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कांग्रेस के 170 अरकान असम्बली दूसरी पार्टी में शामिल हुए, जबकि बीजेपी के 18 अरकान असम्बली ने पार्टी छोड़ी। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य प्रदेश, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटका में सरकारों की तब्दीली अरकान असम्बली की वफादारी तब्दील करने की वजह से हुई। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल के दौरान राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 16 अरकान में से 10 बीजेपी में शामिल हुए। बेंगलुरु में ऑर्डर कैंसिल करने पर खातून पर हमला करने के इल्जाम में जोमेटो के डिलीवरी बॉय को चाशुम्बे के रोज गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब मामला थोड़ा उलझता नजर आ रहा है। डिलीवरी बॉय कामराज ने इस वाक़े पर अपना पहलू रखा। कामराज का दावा है कि उस लड़की ने खुद ही अपने आप को चोट पहुंचाई। दरअसल एक कंटेंट क्रिएटर हितेशा चंद्रानी ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर इल्जाम लगाया था कि जोमेटो के डिलीवरी बॉय ने उनके चेहरे पर पंच मारा था, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आया। कामराज ने कहा कि ट्रैफिक की वजह से डिलीवरी लेट होने पर उन्होंने पहले उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन वो लगातार उनसे लेट आने को लेकर झगड़ा करती रही। उस लड़की ने उसे पैसे देने से इनकार किया तो उसने खाना वापस करने को कहा, लेकिन लड़की ने खाना वापस नहीं दिया। इसी दौरान उसने जब चप्पल से उसे मारने की कोशिश की, तब वो खुद अपने आप को उसने बचाने की कोशिश की, तब लड़की का हाथ खुद ही उसके मुंह पर लगा और रिंग से चोट लग गई। डिलीवरी बॉय का बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग कामराज के लिए स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं। यूथ अगेंस्ट रेप ने ट्वीट किया कि हमें नहीं पता कि उसने उसे मारा या खुद का बचाव किया, लेकिन जोमेटो ने बिना बात सुने डिलीवरी बॉय को नौकरी से निकाल दिया। ऐसे में ये पूरा अमल सच से परे है। हमें शक है कि वो इसके लिए कोर्ट से लड़ाई लड़ेगा या नहीं। सच्चाई ये है कि कोई भी सच जानना ही नहीं चाहता। जिसके बाद जोमेटो ने जवाब दिया कि हम लगातार अपने डिलीवरी पार्टनर के साथ टच में हैं, उसे सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक के लिए ही सस्पेंड किया गया है। जोमेटो का कहना है कि वो लगातार उसकी मदद कर रहे हैं। इसी तनाज़े पर जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने भी बयान जारी कर दिया है। दीपेंद्र गोयल ने बताया कि हम हर मामले में सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं। हम हितेशा और कामराज दोनों के राब्ते में हैं और जांच पूरी होने में पूरा ताउन कर रहे हैं। दीपेंद्र गोयल ने कहा कि हम हितेशा के मेडिकल खर्च को उठा रहे हैं और बाकी मदद पहुंचा रहे हैं, साथ ही कामराज को अपनी तरफ से पूरी मदद दे रहे हैं। क़वायद के मुताबिक कामराज को अभी के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। हम कामराज के सभी कानूनी खर्च को उठा रहे हैं। कामराज ने अपने 26 महीने के करियर में 5000 डिलीवरी की है। उसकी रेटिंग 5 में से 4.75 स्टार है, जो शानदार में से एक है। महाराष्ट्र के मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच कर रही एंटी टेररिज्म स्क्वाड जुमेरात की रात थाने की खाड़ी पहुंची। उसने वहां एक डमी बॉडी के साथ उस मकाम में जहां से बॉडी मिली उस मकाम का सीन रिक्रिएट किया। टीम को शक है कि मनसुख का कत्ल कर लाश को वहां लाकर फेंका गया था। सीन रिक्रिएट करने के दौरान खाड़ी में लो टाइड भी थी। सीन रिक्रिएशन के बाद एटीएस की टीम ने मौसम यानी वेदर एक्सपर्ट्स और मकामी मछुआरों से भी मुलाकात की। इसके बाद टीम ने कुछ मछुआरों के बयान भी दर्ज किया। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर किसी तरह की जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं डाली गई, सरकारी तौर पर नहीं बताई गई।
उधर जुमेरात को एनआईए की एक टीम 4 गाड़ियों में सवार होकर थाने पहुंची। फिर टीम ने हिरेन के घर जाकर उसके अफरादे खानदान से 3 घंटे तक बातचीत की। पूछताछ के वक्त हिरेन की बीवी विमला, 2 बेटे और खानदान के दीगर अरकान भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि हिरेन खानदान से स्कॉर्पियो कार और उसके गायब होने के सिलसिले में पूछताछ की गई। जराये के मुताबिक टीम ने अपनी पूछताछ में स्कॉर्पियो कार को ही मेन फोकस में रखा। कार के सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश टीम ने की। साथ ही इस बारे में जानकारी ली गई कि उस वक्त स्कॉर्पियो कार किस तरह उसके पास आई थी। उस वाकये से पहले इस कार का कौन इस्तेमाल कर रहा था। आपको एक बार फिर बता दें कि ये पूरा मामला क्या है। 25 फरवरी को साउथ मुंबई के पैडर रोड में एंटीलिया के बाहर ये गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी जिसमें जिलेटिन स्टिक्स थी। 24 फरवरी को आधी रात के करीब 1 बजे ये गाड़ी एंटीलिया के बाहर खड़ी की गई थी। दूसरे दिन जुमेरात को इस पर पुलिस की नजरें गई और कार से 20 जिलेटिन की रॉड बरामद की गई। 5 मार्च को इस स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की लाश बरामद हुई। कुछ दिन पहले ही मनसुख ने इस गाड़ी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मनसुख की मौत के मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने कत्ल का केस दर्ज किया है। मनसुख हिरेन की मौत के बाद उनकी बीवी और अपोजिशन के जो कायद है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में काम कर रहे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वघे पर कई संगीन इल्जाम लगाए थे। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना का बहरान एक बार फिर गहराता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,60,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं 9,000 से ज्यादा लोगों की इस वबा की वजह से मौत हो गई। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर अमेरिका में बीते दिन 57,144 मामले मिले और करीब 1,500 लोगों की मौत हुई। उधर ब्राजील में कोरोना की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीते दिन वहां दुनिया में सबसे ज्यादा 80,955 नए केसेस और 2,349 लोगों की मौत भी हुई। मौतों के मामले में एक दिन में यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 9 मार्च को वहां वबा की वजह से 1972 लोगों की जान गई थी। अगर हम मजमूई आंकड़े की बात करें तो दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 86 लाख से ज्यादा हो गया। 9 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 26 लाख 35 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में फिलहाल 2 करोड़ 18 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन के आंकड़े लगातार तशवीश बढ़ा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 23,298 नए मरीज मिले, 15,072 ठीक हुए जबकि 119 की मौत हुई। नए मरीजों में सबसे ज्यादा 14,317 महाराष्ट्र में मिले हैं। ये टोटल जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनका करीब 70% है। महाराष्ट्र में भी बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा केसेस पुणे जहां 2,811 और नागपुर में 2,150 केसेस सामने आए। जुमेरात को एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 9,555 की बढ़ोतरी हुई। ये 16 सितंबर के बाद सबसे ज्यादा है। तब 13,781 एक्टिव केसेस बढ़े थे। मुल्क में अब तक 1 करोड़ 13 लाख लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 9 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। 1,58,000 की जान जा चुकी है जबकि 1,95,000 का अब भी इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। पुणे में आज से 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आमद और रफ्त पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। वहीं अकोला में जुमेरात की रात 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। पुणे शहर में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए जुमे के रोज डिप्टी सीएम अजीत पवार की सदारत में एक इजलास हुआ। इसके बाद कलेक्टर सौरभ राव ने कर्फ्यू की गाइडलाइंस जारी की। 30 जनवरी 2020 को मुल्क में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। मार्च शुरू होते ही मुल्क में कोरोना के मामले बढ़ने लगे। 12 मार्च 2020 को कर्नाटक में 76 साल के एक बुजुर्ग की मौत हुई। जांच हुई तो पता चला कि उनकी जान कोरोना ने ली थी। आज पूरे 1 साल हो गए मुल्क में कोरोना से लोगों को जान गंवाते हुए। वैक्सीन आने के बाद भी ये वायरस लोगों की जान ले रहा है। अब तक हिंदुस्तान में 1,58,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं। पिछले साल मार्च में 48 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई।
अप्रैल में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1000 को पार कर गया था। जून में पहली बार मुल्क में एक महीने में कोरोना ने 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान ली। इस महीने में मुल्क में 12,000 से ज़्यादा कोरोना मरीजों की जान गई। अगस्त खत्म होते होते मुल्क में 50,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से जान गंवा चुके थे। इस महीने में 28,000 से ज़्यादा मौतें हुई। जुमला अमवात का आंकड़ा भी 65,000 को पार कर गया। वहीं पिछले साल सितंबर में सबसे ज़्यादा 33,273 लोगों की मौत हुई। अक्टूबर में आंकड़ा 1 लाख के पार हुआ, लेकिन रोज़ होने वाली अमवात में कमी आनी शुरू हो गई। 2 अक्टूबर 2020 तक मुल्क में कोरोना से 1 लाख से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके थे। हर रोज़ 1000 से ज़्यादा मौतें हो रही थी, लेकिन महीना खत्म होते होते यह आंकड़ा गिरना शुरू हो गया। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में करीब 10,000 कम मौतें हुई। अक्टूबर से मुल्क में कोरोना के मामले आने और उससे होने वाली अमवात में कमी आनी शुरू हुई। जनवरी में मुल्क में 5,000 से ज़्यादा मौतें हुई। जून में लॉकडाउन हटने के बाद ये पहला महीना था जब मुल्क में एक महीने में 10,000 से कम मौतें हुई। फरवरी में यह आंकड़ा 2,700 तक पहुंच गया। फरवरी में पिछले 10 महीनों में सबसे कम मौतें हुई। इस महीने यानी मार्च में अभी 11 दिन ही बीते हैं, लेकिन मुल्क में 1000 से ज़्यादा लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। अगर ये ट्रेंड बना रहा तो 5 महीने बाद पहली बार ऐसा होगा कि मुल्क में हर महीने होने वाली मौतों का आंकड़ा पिछले महीने के मुकाबले घटने के बजाय बढ़ जाएगा। तेलंगाना में कोविड-19 के 181 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,717 हो गई है। रियासत में बहशत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1650 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद एक मौत हुई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि ये रियासत में 163 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,97,195 हो गई। रियासत में एक्टिव केसेस यानी वो लोग जिनका अब भी इलाज चल रहा है, उनकी तादाद 1872 है, जिनमें 733 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जीएचएमसी के हुदूद में 44 नए मामला दर्ज किए गए हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम रवां बरस अक्टूबर-नवंबर में होने वाली T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तैयार है और इंग्लैंड के खिलाफ जुमे को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हुए 5 मैचों की T20 सीरीज में टीम कई सवालों के जवाब तलाश करेगी। गोया कि टीम में जो भी खामियां रह गई हैं उसे दूर करने की भरपूर कोशिश करेगी। हिंदुस्तान ने इंग्लैंड से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 3-1 से जीत ली है और वो इस फतेह को छोटे फॉर्मेट में भी बरकरार रखने की कोशिश करेगी। हिंदुस्तान के ओपनर और नायब कप्तान रोहित शर्मा ने तस्लीम किया है कि यह सीरीज T20 वर्ल्ड कप के लिए कोई रिहर्सल नहीं है, जबकि बैटिंग कोच विक्रम राठौर की नज़र में यह सीरीज वर्ल्ड कप के लिए सही तवाजुन तलाश करने का एक अच्छा मौका है। टीम इंडिया को इस सिलसिले में बहुत से सवालात के जवाब तलाश करने होंगे ताकि सही इम्तिजाज तलाश किया जा सके। पहला बड़ा सवाल ओपनिंग से मुतालिक है, जिसमें रोहित शर्मा के साथ उनका शराकतदार कौन होगा। टीम मैनेजमेंट को इस सवाल पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना होगा। रोहित की बाएं हाथ की बल्लेबाजी शिखर धवन के साथ एक इंतहाई कामयाब जोड़ी रहा, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से शिखर की फॉर्म उनके साथ नहीं रही है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।